नमस्कार, मैं डॉक्टर तामेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी। आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरिया पूरा मॉडल पर अध्ययन करेंगे। यह एक न्यू गांधीयन अप्रोच मॉडल है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान अर्थात पूरा मॉडल को प्रस्तुत करने का श्रेय देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता है। उन्होंने देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास का एक स्वप्न देखा, जिसे विज़न 2020 कहा गया। 2020 तक ग्रामीण क्षेत्र के विकास का स्वप्न विज़न 2020, जिसके तहत उन्होंने प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरिया पूरा प्रस्तुत किया। 2003 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री कलाम ने अपने उद्बोधन में पूरा मॉडल का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। 5 फरवरी 2004 को खाद्य सुरक्षा मिशन को संबोधित करते हुए तत्कालिक राष्ट्रपति श्री कलाम ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया और इसका प्रमुख उद्देश्य रेखांकित किया। ग्रामीण क्षेत्र में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसर बढ़े और जीवन स्तर में सुधार हो। शहरों की तरफ हो रहे लगातार पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधा का विकास हो और आजीविका का विस्तार हो, जिससे गांवों के जीवन स्तर में सुधार हो। 2004 में लगभग भारत की 26 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। उस समय GDP ग्रोथ रेट 6% था। तो यदि गरीबी दूर करना है तो इसके अनुसार 10% GDP ग्रोथ की आवश्यकता थी। कलाम ने कहा कि देश के अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, विद्युत शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना एवं संचार तकनीकी एवं रणनीति क्षेत्र जैसे प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष, ये सबको मिलकर के एक समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। एक मिशन मोड में कार्य करने की आवश्यकता है। सूचना एवं प्रसार तकनीक का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिले। ग्रामीण उत्पादों को बाजारों से जोड़ने एवं गाँव में निहित पर्यटन संभावनाओं के विकास किए जाने की आवश्यकता है। पूरा योजना के अंतर्गत 4 प्रकार के कनेक्टिविटी की बात कही गई। यह कहा गया कि 15 से 20 गांवों का एक समूह हो। इन समूहों के मध्य और शहरों के मध्य फिजिकल कनेक्टिविटी हो, नॉलेज कनेक्टिविटी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो। 15 से 20 गांवों का जो समूह है, जो क्लस्टर है, उनके मध्य भौतिक संपर्क कैसे हो? तो भौतिक संपर्क के लिए इन गांवों के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण हो, गांवों के अंदर भी सड़कों का निर्माण हो, बिजली एवं परिवहन के पर्याप्त सुविधा हो, गांवों के आधारभूत संरचना का विकास हो। दूसरा संपर्क डिजिटल कनेक्टिविटी, जिसके तहत गांव में दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं पहुँचे। प्रत्येक गांव में PCO साइबर कैफ़े की स्थापना हो, जिससे कि वहाँ के लोग इंटरनेट सुविधाओं का लाभ उठा सके। तीव्रगामी संचार के साधनों का लाभ उठाते हुए ग्रामीण विकास में सहभागी इन योजनाओं को, इन सुविधाओं को बना सके। नॉलेज कनेक्टिविटी, गांव के समूह में संपर्क रोड हो और इन संपर्क रोड में स्कूल की स्थापना हो, क्योंकि गाँव के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है ज्ञान की कमी, और ज्ञान की कमी को दूर करने के लिए स्कूल की स्थापना आवश्यक है, उसका डेवलपमेंट आवश्यक है। शिक्षा के केंद्र स्थापित हो, जैसे महाविद्यालय की स्थापना। फिर नवीन तकनीकी के साथ इंस्टीट्यूट खुले और अस्पतालों की सुविधाएं भी हो। चौथा संपर्क उन्होंने कहा कि आर्थिक संपर्क, ग्राम समूह में अच्छी विपणन सुविधा हो, ग्रामीण
को छोटी छोटी चीज़ों के लिए शहरों की ओर दौड़ना पड़ता है, तो इससे मानव शक्ति का भी ह्रास होता है और अनावश्यक समय उसमें व्यतीत होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव समूह में ग्रामीण आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध हो, मार्केटिंग सिस्टम डेवलप हो वहाँ का। उसी प्रकार गांव से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद है उसके विक्रय के लिए विपणन की सुविधाएं होनी आवश्यक है। इस प्रकार 4 प्रकार के कनेक्टिविटी इन 15 से 20 गांव के क्लस्टर में होनी चाहिए। उनका भौतिक संपर्क अच्छा हो, उनका डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छा हो, क्योंकि इंटरनेट का विकास और प्रयोग उस समय प्रारंभ हो गया था। तो उन्होंने कहा कि इसका लाभ गाँव को भी मिलना चाहिए। नॉलेज कनेक्टिविटी ज़रूरी है, क्योंकि मानव संसाधन को यदि ज़्यादा उपयोगी बनाना है, उनको और ज़्यादा विकास के लिए सहायक बनाना है, तो नॉलेज कनेक्टिविटी आवश्यक है। फिर इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, क्योंकि किसानों की एक बड़ी समस्या होती है उनकी उपज की विक्रय की समस्या, तो उत्पादन विक्रय की सुविधा, वेयर हाउसिंग की सुविधा प्राप्त हो। गाँवों के इस जो समूह हैं उन समूहों को 3 भागों में बांट सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 जिसे टाइप का हम कह सकते हैं, यह समूह जो है शहरों के निकट हैं और यहाँ पर न्यूनतम सड़क संपर्क हैं, सीमित आधारभूत सुविधाएं हैं। इसको क समूह में रखा गया। वे गांव जो शहर के पास तो हैं लेकिन आधारभूत संरचना अत्यंत सीमित है और सड़क संपर्क भी बहुत ही न्यून है, तो इसको टाइप ख में रखा गया। और टाइप ग में वे क्लस्टर को रखे गए जो दूर दराज के इलाके के हैं, जहां संपर्क और अन्य सुविधाएं अत्यंत सीमित हैं, अत्यंत अभाव है कहा जाए, सीमित तो नहीं, अभाव ही है, सड़क संपर्क नहीं है, मूलभूत सुविधा का अभाव है, तो इसको टाइप 3 में रखा गया। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 इस तरीके से क्लस्टर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फिर पूरा मॉडल का विकास कैसे हो? विकास की बात जब हम कहते हैं तो वहाँ पर वित्तीय साधन भी उपलब्ध होना आवश्यक है। तो इसके लिए कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इनका विकास होना चाहिए। विकास के 4 स्तंभ जो जोखिम प्रबंधन करें, स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी, इसमें ग्राम पंचायत, भारत सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट पार्टनर को प्रमुख स्तंभ माना गया। यह भी कहा गया कि विकास की इस रणनीति को लागू करने से पूर्व पायलट टेस्टिंग होनी चाहिए और पायलट टेस्टिंग अर्थात इस योजना को कुछ क्लस्टर समूह में लागू किया जाए और वहाँ पर इसको लागू करने के बाद जो परेशानियाँ आती हैं, जो कमियाँ आती हैं योजना में, उस कमी को दूर करने के बाद इस योजना को अधिक सशक्त बनाते हुए समग्र स्तर पर इसको लागू किया जा सकता है। अब ग्राम समूह को 4 कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना है, उनको ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाना है, तो इसके लिए ये कैसे संभव है? तो ग्राम समूह को सुविधा और सेवा कैसे प्राप्त हों? ग्राम समूह को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो इस मॉडल में ग्रामीण विकास मंत्रालय की विशेष भूमिका रेखांकित की गई। जल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, गाँव में गलियों का निर्माण, उनका रखरखाव, फिर जल निकासी व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन की व्यवस्था, कौशल विकास एवं आर्थिक गतिविधियों के विकास को ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरा करे, ऐसा रेखांकित किया गया। फिर अन्य मंत्रालय को ग्रामीण सड़कों में प्रकाश की व्यवस्था, दूरसंचार एवं विद्युत उत्पादन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट आया एड ऑन प्रोजेक्ट। एड ऑन प्रोजेक्ट अर्थात ऐसे कार्य जो रेवेन्यू अर्निंग करते हैं और रोजगार के अवसर को बढ़ाने में कारगर होंगे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में टूरिज़्म का डेवलपमेंट है, इंटीग्रेटेड रूरल हब, रूरल मार्केटिंग, एग्री कॉमन सर्विसेज। तो कृषि क्षेत्र की विपणन सेवाएं, कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं,
जो इनपुट्स एग्रीकल्चर को चाहिए उसके लिए दुकानों की फैसिलिटी, फिर अनाज भंडारण की फैसिलिटी, तो ये सभी निजी क्षेत्र के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। ग्राम समूह को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाएं एवं सेवा प्रदाता, तो इनकी भागीदारी कैसे होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ कहा गया कि वित्त की जो व्यवस्था है पूरा मॉडल के लिए वह ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा। अन्य मंत्रालय में जैसे ऊर्जा संसाधन मंत्रालय जो है और दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसे अन्य मंत्रालय या नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा गया। और निजी क्षेत्र को प्रमुख भागीदारी इसमें दी गई। वित्त की व्यवस्था के लिए यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होगा वह भी पूरा मॉडल के डेवलपमेंट में काम आएंगे। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वह इस योजना को कैसे संचालित करेगा, तो इस संबंध में कहा गया कि ग्रामीण समूहों में ग्रामीण विकास मंत्रालय सेवा सुविधा उपलब्ध कराएगा उसके अधीन संचालित कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना संचालित है, उसके माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें चिन्हांकित की गई और वह निजी सेवा प्रदाता के साथ मिल करके ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जैसे सड़कों का निर्माण है, नालियों का निर्माण है और ग्रामीण क्षेत्र के अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रेखांकित की गई। विद्युत उत्पादन भी ऊर्जा मंत्रालय के पहल से किया जाए, जिसमें निजी सेवा प्रदाता की सहभागिता हो और ग्राम समूहों में विद्युतीकरण और विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाए। दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा निजी सेवा प्रदाता की सहभागिता से। तो इस प्रकार गाँवों में सड़क, बिजली, पानी, नालियों की व्यवस्था कैसे किया जाए, इस पर यह रणनीति प्रस्तुत की गई। एड ऑन प्रोजेक्ट या आय अर्जन करने वाली आर्थिक गतिविधियां, जैसे मैंने पहले कहा, तो यहाँ पर आजीविका के अवसर उत्पन्न होंगे। इसे पूर्णतः निजी क्षेत्र निवेश को सौंपा गया। ग्रामीण पर्यटन का विकास निजी क्षेत्र के सहयोग से होगा। बाजार प्रणाली का विकास, कृषि आगत के जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो कृषि उत्पाद के भंडारण की सुविधा, ये सभी कार्य निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाएंगे। तो 4 प्रकार की जो कनेक्टिविटी है उसमें जो सुविधाएं ग्रामीण समूह को उपलब्ध किया जाना है, क्लस्टर्स को उपलब्ध किया जाना है, उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय की अहम भूमिका। उसके द्वारा संचालित जो योजनाएं थी वह योजना के माध्यम से गाँवों को सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिसमें प्राइवेट डेवलपर्स सहयोग करेंगे, यह कहा गया। उसी प्रकार दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका इसमें रेखांकित की गई। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण ग्राम समूह का और विद्युत उत्पादन को भी बल दिया गया ताकि गाँवों में आत्मनिर्भरता है। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि के विकास के लिए निजी सहभागिता को भी बहुत महत्व दिया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। पूरा योजना के क्रियान्वयन का सरकारी प्रयास कैसे रहा, इसको हम फोकस करते हैं। तो उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में पूरा योजना कायम किए जाने की घोषणा की और 2004 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा योजना की रणनीति पर विचार किया गया, लागत पर मूल्यांकन किया गया। यह कहा गया कि देश में कुल 5000 विकासखंड हैं और प्रत्येक विकासखंड में लगभग 1 लाख जनसंख्या है। यहाँ पर यदि पूरा मॉडल की निर्धारित सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी है तो प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये लागत का मूल्यांकन किया गया।
इसमें यह भी कहा गया कि 50% पार्टनरशिप गवर्नमेंट की होगी, तो 50% वित्त की व्यवस्था सरकार को करना होगा। शेष 50% निजी क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। 5000 विकास खंडों में यदि पूरा मॉडल इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए 5 लाख करोड़ निवेश का अनुमान लगाया गया और प्रत्येक पुरा में 100 करोड़ निवेश का अनुमान लगाया गया। 20 जनवरी 2004 को ग्रामीण एवं शहरी विकास की इस खाई को पाटने के लिए, एक्चुअली पूरा मॉडल का कॉन्सेप्ट यही है कि गांव और शहर में जो अंतर है उसको पूरा करना है, गांव में भी शहर जैसी सुविधा हो। तो इस खाई को पाटने के लिए 4000 ग्राम समूह में विकास का निर्णय लिया गया और प्रत्येक समूह को 3 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। असेसमेंट में कहा गया कि प्रत्येक समूह के लिए 100 करोड़ निवेश की आवश्यकता है और प्रावधान हुआ 3 करोड़ व्यय का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितनी आवश्यकता थी उसका बहुत ही कम 3% ही यहाँ पर निवेश का प्रावधान 2004 में किया गया, जो कि आवश्यकता से बहुत कम है। और 4000 ग्राम समूह के लिए 12000 करोड़ रुपए की स्वीकृति 2004 के बजट में की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी प्रयास जो हैं इस पर एक सशक्त कदम के रूप में उभर कर नहीं आया। पूरा सेक्टर क्लस्टर को डेवलपमेंट करने की इच्छा व्यक्त की गई, लेकिन इच्छा व्यक्त करने के लिए पर्याप्त जो साधन हैं उसकी व्यवस्था नहीं हुई और इसीलिए यह मॉडल जो है उसका एग्जीक्यूशन जिस प्रकार से होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया। 100 करोड़ के निवेश के स्थान पर यदि 3 करोड़ का निवेश होता है तो इन गांवों का कितना विकास हो सकता है यह अनुमान हम लगा सकते हैं। हमने देखा कि क्लस्टर 3 टाइप के हैं। कुछ क्लस्टर ऐसे हैं जहां पर आधारभूत सुविधा का बहुत अभाव है, सड़कों का भी निर्माण नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक प्रबल निवेश की आवश्यकता थी। इनके विकास के लिए एक भारी मात्रा में निवेश आवश्यकता थी और इसकी कमी के कारण पूरा का जो कॉन्सेप्ट है वह पूरा नहीं हो पाया। यह जो मॉडल है उसे हमने प्रारंभ में कहा कि ये नव गांधीवादी विकास मॉडल है। तो ये कैसे नव गांधीवादी विकास मॉडल है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कंक्लूजन में। महात्मा गांधी ने कहा कि शहरों का विकास जो हो रहा है वो गांवों के विकास के बलिदानी पर हो रही है, उसके कुर्बानी पर हो रही है। मतलब गांवों का विकास नहीं हो रहा है और गांवों का जो हिस्सा है वो शहरों को मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट रेखांकित किया अपने एक लेख में कि अंग्रेजों ने शहरों के माध्यम से भारत का शोषण किया और शहरों ने गांवों का शोषण किया। ग्रामीणों के खून के सीमेंट पर शहरों का आलीशान भवन का निर्माण हुआ, ये गांधी जी का कथन था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो रक्त शहरों की धमनियों को फुला रही है वह एक बार फिर गांव की रक्त वाहिनियों में दौड़ने लगे। शहर अपने देखभाल स्वयं कर सकते हैं, हमें गांव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। शहर एवं गांव के मध्य मधुर संबंध कायम रखने के लिए गांधी जी ने साफ कहा कि शहर यह महसूस करे कि उन्हें गांव के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। तो गांधी जी के विचार थे कि गांव और शहर के मध्य जो खाई है वो दूर हो। विकास का पूरा लाभ शहरों को ही मिल रहा है। नई सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ शहरों को मिल रहा है। शहरों के सड़कें अच्छी चौड़ी और तीव्रगामी हैं, लेकिन गांव में वो सुविधाएं नहीं हैं। तो गांधी जी का विकास का उपागम था कि गांवों का विकास होना चाहिए, ग्रामीण आत्मनिर्भरता बढ़े, गांव शहरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इसके लिए गांव में ही शहरों जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। गांधी जी के विकास उपागम से पूरा मॉडल कैसे डिफरेंस करता है, तो इसको हम देखते हैं कि यह जो पूरा मॉडल है उसने आधुनिक तकनीक पर ज़्यादा जोर दिया। उसने कहा
कि गाँवों के विकास करना है तो आधुनिक तकनीक, आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना होगा। यह मॉडल पूंजी प्रधान बनाम श्रम प्रधान तकनीक पर विवाद न करते हुए रोजगार के विस्तार एवं मानव शक्ति के समुचित प्रयोग के समन्वित प्रयास पर बल देता है। इसीलिए इस मॉडल को नव गांधीयन विकास मॉडल कहते हैं। तो पूरा का यह जो कॉन्सेप्ट है गांधीवादी विचार से प्रेरित है, किंतु यह आधुनिक सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से गाँवों के विकास पर बल देता है। धन्यवाद।